मेरे सभी साथी सहयोगियों को, हमारे प्यारे बच्चों, अभिभावक गणों को मेरा नमस्कार। मैं नीतू गर्ग, प्रवक्ता इतिहास, आप सबका हमारे इस चैनल में स्वागत करते हैं और आशा करती हूँ कि आप सब सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। आज हम पाठ 2 का भाग 4 करेंगे, जबकि पहले 3 भाग हम पिछले वर्ष कर चुके थे। एक छोटा सा हिस्सा हमारा रह गया था जिसे हम इस वर्ष पूरा करेंगे। क्योंकि समय की कमी थी पिछले वर्ष और पढ़ाई ज्यादा करानी थी, इसीलिए वो फिर हमने बच्चों को डायरेक्ट क्लास में करवाया था। तो आज हम पढ़ेंगे भारत में भाषाई विविधता, अर्थात जैसे कि टॉपिक ही क्लियर कर रहा है कि भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली और समझी जाती हैं। जब 1991 में जनगणना हुई तो पता लगा कि 1500 से ज्यादा भाषाएं ऐसी हैं जिन्हें लोग अपनी मातृभाषा कहते हैं। इनमें से लगभग 114 भाषाओं को लोगों ने मुख्य माना और हमारे संविधान में भी इन्हें मुख्य भाषा के रूप में शामिल किया गया, जबकि 22 भाषाएं ऐसी थी जिन्हें भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया था। अब इन 22 भाषाओं में से एक हिंदी हमारी राजभाषा, जबकि 21 अन्य भाषाएं थी। भारत की राजभाषा हिंदी 40% लोगों की मातृभाषा है। देखिए, यहाँ पर समझने वाली बात है कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राजभाषा है। राजभाषा का अर्थ होता है आधिकारिक रूप में दफ्तरों में, ऑफिस में जो सरकारी काम होता है उसके लिए प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा, जबकि 0.2% लोगों ने अंग्रेजी को अपनी मातृभाषा बताया। 11% लोग ऐसे थे जिन्होंने हिंदी को अपनी दूसरी या तीसरी भाषा बताया। जैसे पंजाब में पहली भाषा पंजाबी है, जबकि दूसरी भाषा हिंदी है। वैसे हिंदी 40% लोग और 10 राज्यों की आधिकारिक भाषा है, मातृभाषा है। फिर भी अभी हमारी हिंदी को वो विशेष दर्जा मिलना रहता है जिससे वो राष्ट्रीय भाषा बन सके। ये भारत के संविधान में 8वीं सूची में शामिल 22 भाषाएं हैं। असमी, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। अगर हम इन्हें ध्यान से देखें तो देखिए 40.2% लोग हिंदी को बोलते हैं, वो उनकी मातृभाषा है। और इसके बाद बंगला 8.3 और 7.9 तेलुगु, उर्दू 5.2, तमिल 6.3। ऐसे ये भाषाएं, अन्य भाषाएं जो है, मराठी भी 7.5 लोगों की मातृभाषा है। अच्छा, आपके लिए एक छोटा सा टास्क है। ऐसी 3 भाषाएं बताओ जिनको भारत में बोला जाता है, समझा जाता है, उसमें बातचीत की जाती है, लेकिन इस सूची में शामिल नहीं है। ये आप सोचकर जरूर बताना। उसके बाद है भारत में विकेंद्रीकरण। आप सब जानते हैं कि भारत जनसंख्या के हिसाब से बहुत बड़ा देश है। पूरे विश्व में हम दूसरे नंबर पर आते हैं। अब केंद्र सरकारें हैं, एक केंद्र सरकार, अन्य राज्य सरकारें। अब राज्य सरकारों के लिए भी सत्ता को केंद्रीकृत होकर चलाना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए राज्यों में भी सत्ता का बंटवारा होना चाहिए और इसी चीज को हम सत्ता का विकेंद्रीकरण कहेंगे। कैसे? कि जब केंद्र और राज्य सरकारों की शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दे दी जाती हैं तो उसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। ये पेपर में बहुत क्वेश्चन आता है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं, इसलिए आपको ऐसे कैसे याद कर लेना कि कुछ शक्तियां केंद्र सरकार से, कुछ शक्तियां राज्य सरकार से लेकर स्थानीय सरकारों को दे दी जाती है। अब आप सोच रहे हैं स्थानीय सरकारें, स्थानीय सरकारों में पंचायती राज सिस्टम आ जाएगा, नगर पालिका, नगर निगम आ जाएंगे, वो स्थानीय स्तर की सरकारें होती है। अब ऐसा हो क्यों? स्थानीय सरकारें क्यों बनाई जाएं? इनको शक्तियां क्यों दी जाएं?
क्योंकि स्थानीय स्तरों की समस्याओं को, जो लोकल लेवल की समस्याएं हैं, उन्हें स्थानीय स्तर पर ही निपटाया जाए, इसलिए स्थानीय सरकारों की आवश्यकता है। स्थानीय स्तर पर लोगों के फैसलों में सीधे भागीदारी हो, कि जैसे मान लीजिए अपने शहर कैथल में ही लें, यहाँ के फैसले जब भी लें तो यहाँ के लोग ही लें, इसलिए स्थानीय सरकारें आवश्यक है। स्वय शासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत को वास्तविक बनाया जा सके, यह लोकतंत्र की आत्मा भी है। प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी, प्रत्येक व्यक्ति का फैसले के अंदर अपना योगदान देना ही लोकतंत्र की आत्मा है। इसीलिए सत्ता का विकेंद्रीकरण तीसरे स्तर पर भी होना चाहिए। 1992 से पहले सत्ता में तीसरे स्तर पर भी विकेंद्रीकरण था, लेकिन उतने उचित लेवल पर नहीं था जितने पर होना चाहिए था। सभी राज्यों में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतें भी थी और शहरों में नगर पालिकाएं भी थी, लेकिन राज्य सरकारों के सीधे नियंत्रण में थी, अर्थात वो अपने लेवल पर कोई फैसला नहीं ले सकती थी। राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार ही उन्हें कार्य करना पड़ता था। नियमित ढंग से चुनाव नहीं करवाए जाते थे, जब जी करता था तब करवा दी जाते थे। इवन के जो ग्राम पंचायतें थी या नगर पालिकाएं थी, उनके पास ना तो अपना कोई अधिकार था, ना कोई संसाधन था, इसीलिए स्थानीय सरकारें एफिशिएंटली काम नहीं कर पाती थी। जबकि 1992 के बाद क्या हुआ कि तीसरे स्तर को अधिक प्रभावशाली बनाया गया। संविधान में संशोधन करके स्थानीय सरकारों को, स्थानीय निकायों को बहुत प्रभावशाली बना दिया गया। स्थानीय निकायों के चुनाव अब नियमित रूप से होने लगे, प्रत्येक 5 वर्ष के बाद। स्थानीय निकायों में सदस्यों और पदाधिकारियों के पद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किए गए, ताकि प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति को एक उचित हिस्सेदारी निभाने के लिए मिल सके, ताकि प्रत्येक व्यक्ति तक लोकतंत्र और सत्ता की साझेदारी जा सके। 1992 के बाद और क्या हुआ, क्या संशोधन किया गया कि कम से कम 1/3 पद, चाहे वो पंचायती ग्राम पंचायत हो या फिर नगर पालिका हो, उसमें महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए। मान लीजिए एक छोटा सा गांव है, उसमें पंचों की संख्या 5 है, कम से कम एक ग्राम पंचायत के अंदर कम से कम 5 जो है सदस्य हैं वो पंच बन सकते हैं, 5 से कम नहीं। अब उसमें से कम 2 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हो गए, अर्थात अगर 5 पंच बैठते हैं तो उसमें से 2 महिलाएं होंगी। चुनाव करवाने की जिम्मेवारी राज्य चुनाव आयोग को दे दी गई, ताकि किसी प्रकार की भी धांधलीबाजी ना हो और लोग जिसे अपनी पंचायत के रूप में स्वीकार करें वही पंचायत का नेतृत्व करें। राज्य सरकारें अपने राजस्व का कुछ हिस्सा स्थानीय सरकारों को देगी। इसका अर्थ है कि ग्रांट सरकारें, राज्य सरकारें ग्रांट देंगी स्थानीय सरकारों को, और स्थानीय सरकारें अर्थात ग्राम पंचायतें, नगर पालिकाएं उस पैसे से अपने इलाके का, अपने गांव का, अपने शहर का विकास कर सकेंगे। फिर हम बात करेंगे पंचायती राज की। ग्रामीण स्तर पर जो स्थानीय सरकारें हैं उसे हम पंचायती राज कहते हैं। गांव के स्थानीय शासन को पंचायती राज कहा जाता है। इसमें सबसे पहला स्थान आता है ग्राम सभा का। ये 2 नंबर का क्वेश्चन भी आता है, बहुत बार आता है, लेकिन हम ग्राम पंचायत लिखाते हैं, ग्राम सभा को समझ नहीं पाते, इसलिए हम अच्छे से लिख भी नहीं पाते। यह बेसिक है पंचायती राज का। गांव के सभी वयस्क लोग, अर्थात वो सभी लोग जो 18 वर्ष उससे ऊपर के हैं, 18 से कम के नहीं, 18 या उससे ऊपर के हैं, उन सभी लोगों का समूह अपने आप ही ग्राम सभा बन जाता है। अब ये करते क्या है, ग्राम सभा के सभी लोग अर्थात वो सभी लोग जो उस गांव के वासी हैं और 18 वर्ष से ऊपर के हैं, ये सभी लोग मतदान के जरिए ग्राम पंचायत का चुनाव करते हैं। वो पंचायत ग्राम पंचायत जिसमें एक सरपंच होता है और बाकी कुछ पंच होते हैं। ये पंचायतों के सभी कार्यों की देखरेख भी करती हैं कि क्या पंचायतें ढंग से काम कर रही हैं, क्या विकास के लिए जो पैसा खर्च हो रहा है वो एक जगह हो रहा है या सभी जगह हो रहा है। और साल में कम से कम 2 या 3 बार ग्राम सभा को बैठक भी करनी होती है। इसीलिए ग्राम सभा का महत्व किसी भी प्रकार से कम नहीं आंकना चाहिए।
फिर है पंचायत समिति। ये एक लिंक है। अभी इसी साल मार्च 2020 में क्वेश्चन आया था पंचायत समिति, और मार्किंग के दौरान हमने पाया कि 80% से भी ज्यादा बच्चे पंचायत समिति का सही में उत्तर नहीं दे पाए। बच्चे समझ नहीं पाए कि पंचायत समिति क्या है, वह सब ग्राम पंचायत का ही वर्णन करते चले गए। जिस टॉपिक की हम आज बात कर रहे हैं, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं। ग्राम सभा आपको पता होनी चाहिए, ग्राम पंचायत का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ग्राम पंचायत ग्राम सभा में से चुने गए कुछ लोग होते हैं जो गांव के विकास के लिए कार्य करते हैं, जिनमें से एक सरपंच है और कुछ पंच होते हैं। लेकिन अब हम बात पंचायत समिति की कर रहे हैं। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है। इसे मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कहा जाता है। इसके सदस्यों का चुनाव उस इलाके के सभी पंचायत सदस्य करते हैं। इसकी अपनी एक महत्ता है। इसमें एक पॉइंट आप ये भी बना सकते हैं कि पंचायत समिति ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच में एक कड़ी का कार्य करती है। आगे है जिला परिषद। किसी भी जिले के सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का चुनाव किया जाता है। ग्राम पंचायतों को मिलाकर ब्लॉक समिति बनी थी और ब्लॉक समिति को मिलाकर जिला परिषद का चुनाव किया जाता है। इसके अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है। ये नहीं कि कहीं से भी उठाए और कोई भी सदस्य बना लिए, बल्कि चुनाव होता है। और परिषद में उस जिले का सांसद, विधायक और जिला स्तर के कुछ अधिकारी भी इसके सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन जो जिला परिषद का प्रमुख होता है, उसका जो मुखिया होता है, वो उसका राजनीतिक प्रधान होता है। अर्थात ये उस समय चुना गया व्यक्ति होता है, ना कि कोई अधिकारी का। एक छोटी सी डायग्राम से समझते हैं कि सबसे बेसिक लेवल पर क्या है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायतों में को मिलाकर बनती है पंचायत समिति। 2, 3, 4 गांव हो सकते हैं। फिर पंचायत समितियों के सदस्यों को मिलाकर जिला परिषद बनती है और जिला परिषद के सदस्यों को चुनाव के द्वारा चुना जाता है। इसके बाद आ जाएगा कि कुछ नए विषय, जैसे जम्मू कश्मीर की स्थिति में प्यारे बच्चों पिछले वर्ष परिवर्तन आया है, और जो जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा दिया गया था वो अब समाप्त हो चुका है। अब जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं, एक जम्मू और एक लद्दाख। तो इस प्रकार से राज्यों की संख्या 29 की जगह 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7 की जगह 9 हो गई। अब जो हम पढ़ रहे थे स्थानीय शासन, उसमें हम बात करेंगे शहरी निकाय की, क्योंकि हमने पंचायती राज पढ़ लिया, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, फिर उसके बाद ब्लॉक समिति, फिर जिला परिषद। लेकिन शहरों में क्या होता है? शहरों में असल में सभी शहरों को वार्डों में बांट दिया जाता है। वार्ड में बांटने के बाद वहां पर नगर पालिका का गठन किया जाता है। शहरी व्यवस्था की देखरेख करने के लिए, शहरों के विकास कार्य को देखने के लिए कुछ निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा नगर पालिका का निर्माण किया जाता है। और नगर पालिका का प्रधान भी एक राजनीतिक प्रधान ही होता है। और जो बहुत बड़े शहर होते हैं वहां पर नगर पालिका के अलावा नगर निगम भी होती है। आपको पता लगाना है कि हरियाणा में नगर निगम किन किन शहरों में है। इसके प्रधान को मेयर कहा जाता है। इसके साथ ही हम अपने इस पाठ को समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ कि जो टॉपिक मैंने आज पढ़ाया है ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई परेशानी आए तो बेझिझक पूछिए। अगले लेसन तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।